पॉर्न से अपना सेक्स एजुकेशन लेना उसी के बराबर है कि आप रोहित शेट्टी फिल्म से अपना फिजिक्स सीख रहे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री मुझे लगता है कि सेक्स को बड़ा ग्लैमराइज कर दिया गया है। मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है, बड़ी गलत चीज़ है। उसमें लिखा कि मास्टरबेशन करोगे तो आप अगले जन्म में कीड़ा बन जाओगे। अरे बाप रे। मेरा ये सवाल है कि अगर मास्टरबेशन इतनी बुरी बात है तो सेक्स इतनी बुरी बात क्यों नहीं है? तो आप कह रही हैं वंस इन अ वाइल करना है, वंस इन अ डे करना है। नहीं, वो क्या लिमिट है जब वो हार्मफुल है। ऑर्गेज़म एक वर्ड यूज़ किया गया कि फीमेल के लिए, कि मतलब उसकी लिमिट नहीं है, वो इस पॉइंट पर आता है कि मेल वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तमाम बातें कही गई। औरतों का ऑर्गेज़म आने में टाइम लगता है, औरतों को वार्म अप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे प्ले करते हैं। जब आप प्रेग्नेंट नहीं होता है आपका यूट्रस इतना बड़ा सा होता है, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो एक संतरे के साइज़ से एक तरबूज के साइज़ का हो जाता है। यूट्रस तो बड़ा क्यूट होता है कि लोगों को पता चल गया कि वजाइना में साबुन नहीं डालना है। पीनस या ब्रेस्ट का साइज़ कैसे बदलना है, इस तेल से, इस लोशन से, इस घुट्टी से, मालिश से। साइज़ डजंट मैटर, एंड किसी भी पिल क्रीम लोशन से आपका साइज़ बदलने नहीं वाला है, चाहे वो पीनस का हो, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, चाहे वो मालिश से हो। दीवारों के साइड पे लिखे रहते हैं जब आप हाईवे पे होते हैं, वो सब बकवास है। लोग बहुत उसका रंग बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नींबू लगा लें, चाहे वो ब्लीच लगा लें, चाहे वो एक्सपेंसिव क्रीम्स आती हैं मार्केट में कि वजाइनल टाइटनिंग लोशन या वजाइनल वाइटनिंग लोशन या पीनस वाइटनिंग लोशन। यहाँ पे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ये जो महिला मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं, सोशल मीडिया पर डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन रियल नेम डॉक्टर तान्या है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस पॉडकास्ट पे। आप हमारे साथ बैठे हैं उन सवालों के जवाब देने जो ना हम पूछते हैं ना कोई जवाब देता है। एजुकेशन हमारी काफ़ी वीक है उस मामले में। बेशक हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम काफ़ी वीक नज़र आते हैं। बहुत स्वागत है। पहले तो आप हमारे साथ आई हैं, कुछ अच्छे इनिशिएटिव के साथ आई हैं आप। हमें ये खबर मिली है कि HPV वैक्सीन पर आप कुछ काम कर रही हैं, कुछ अलग इनिशिएटिव के साथ। पहले तो दर्शकों को उससे रूबरू कराते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे एक HPV वैक्सीन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा बड़ा अल्टीमेट गोल है कि मुझे ये वैक्सीन जितने ज़्यादा हिंदुस्तान में लोगों को लग सके, मैं चाहती हूँ उतने लोगों को लग सके, क्योंकि ये एक बड़ा ही अनोखा वैक्सीन है। दुनिया में ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो आपको कैंसर से बचाता है, एक्सेप्ट फॉर HPV वैक्सीन। हमारे पास बहुत सालों का डेटा है। इनफैक्ट हमने इंग्लैंड जैसे देशों में देखा है कि जब वो उन्होंने सालों सालों तक अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को ये वैक्सीन लगाई, तो उनके देश में 90% रिड्यूस हो गया सर्विकल कैंसर। तो ये बड़ा मिराकुलस नंबर है, और अनफॉर्चुनेटली हम इतने मिराकुलस नंबर्स के बाद भी इस वैक्सीन के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको सब बताने वाली हूँ। बट मुझे लगता है कुछ मिथ भी हैं। जो आपने सर्विकल कैंसर की बात की, काफ़ी सारे मिथ हैं जो कि मुझे लगता है कि सुनने में बड़े डरावने हैं। अगर 2-3 आप खुद बता पाएंगे जो रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी नहीं है, जब ये लास्ट टू लास्ट ईयर एक बड़ा फेमस कैंपेन हुआ था इस वैक्सीन को लेकर के, इंडियन एक ब्रांड ने किया था, तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि जो लोग के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं सिर्फ उनको सर्विकल कैंसर होता है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है इसके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टनर्स होने की ज़रूरत है इस कैंसर को पाने के लिए। HPV दुनिया का सबसे कॉमन STI में से एक माना जाता है, तो ये बहुत जल्दी फैलता है। हमारे अजम्पशन ये है कि ये ऑलमोस्ट हर किसी को एक ना एक बार हुआ होता है। HPV इतना कॉमन होता है, जुकाम की तरह होता है। नहीं है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे पार्टनर्स रखने पड़ेंगे तभी आपको ये मिलेगा। तो इतना कॉमन है, इतना रैम्पेंट है, और उसके लिए वैक्सीन है और हम फिर भी नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? शायद हम एजुकेटेड नहीं है उसके लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी मिथ्स हैं। हाँ, कैंसर वर्ड एक मुझे लगता है कि आते दिमाग में ही आता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर दिया कि भाई इनको कैंसर हो गया। जो हम बचपन में सुनते थे मोहल्ले में, वो अंकल को कैंसर हो गया, दैट्स इट। एक बहुत ज़्यादा ही मतलब हम वो जैसे आपने बोला, एक फुल स्टॉप की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। उसके आगे पीछे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये ना हम जानते हैं, ना हम सीखते हैं, ना कोई बताता भी है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं सर्विकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपने काफ़ी सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल हो रहा है मुझे। सर्वाइकल मतलब गर्दन होता है। तो चाहे वो आपकी गर्दन हो, चाहे वो यूट्रस की गर्दन हो, गर्दन वही होती है। तो यूट्रस का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और इसका कैंसर जो है इंडिया में अर्बन औरतों में, यानी शहर की औरतों में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और गांव की औरतों में, रूरल औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है। और हम ब्रेस्ट कैंसर इतना सुनते हैं, हम लंग कैंसर इतना सुनते हैं, इसका नाम कोई नहीं सुनाता है। तो बहुत सैड बात है ये। हम चाहते हैं इंडिया हर जगह नंबर 1 हो, पर यहाँ हमें नंबर 1 होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर से डेथ्स इंडिया में होती हैं। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ये इकलौता ऐसा कैंसर है जो टीके से बच सकता है, और फिर भी सबसे ज़्यादा डेथ्स इसी कैंसर से होती हैं। तो वी नीड टू गेट वैक्सीनेटेड। HPV नाम की एक फैमिली ऑफ वायरसेस होते हैं। जैसे हम कोरोना के टाइम पे सुनते थे कि
ओमिक्रॉन हो गया वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट हो गया, वैसे भी HPV फैमिली के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं और इसमें से कुछ वेरिएंट्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं सर्विक्स कैंसर से, स्पेशली 16 और 18। 84% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर 16 नंबर और 18 नंबर HPV से होते हैं। 84% कोई छोटा नंबर नहीं है और 16 और 18 के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन होती है। ओके, और अब कुछ फ्री वैक्सीन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी मैंने सुना है। ये वैक्सीन एक्चुअली एक आम इंसान के पहुंच के बाहर है, बहुत महंगी है। अच्छा, अफोर्डेबल नहीं है? बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, सबसे ख़राब बात यही है। सो अगर आप इंडियन वाली वर्जन लगाते हैं जो आप 26 ईयर्स से कम की एज पे लगवा सकते हैं, इट इज़ 2000 रुपीज़ पर डोज। ओके, और डिपेंडिंग ऑन एज आपको 2 से 3 डोज लगेंगे, तो आपका 4000 से 6000 का फटका तो ऐसे ही आना है। मोटा मोटा 6000 मान लेते हैं, इतना तो आना ही आना है। और अगर आपने 26 के बाद लगवाई तो 30,000 तक का खर्चा आ सकता है। तो बहुत महंगी वैक्सीन है पर लाइफ सेविंग वैक्सीन है। तो इसलिए हम लोग ने मुंबई किडनी फाउंडेशन के साथ मैंने पार्टनर अप किया है और हमारे पास कुछ फंड्स थे जिसको हम यूज़ करने वाले हैं ऐसी लड़कियों को वैक्सीनेट करने के लिए जो ये नॉर्मली वैक्सीन नहीं खरीद पाती। तो हमारा एम है 500 लड़कियों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का। इसके ऊपर अगर और फंड्स आ जाते हैं तो और वैक्सीनेशन हो जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर लोग आके डायरेक्टली अपने आप से ये वैक्सीन लगवाना चाहें तो हम कॉस्ट प्राइस पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब आपको इतने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलते हैं बाहर जाके जो आपको MRP पे होगा वो सब कुछ नहीं होगा। हमारा बेसिक कॉस्ट प्राइस पे हम नॉर्मल वैक्सीनेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ आप प्लीज़ हमारे ड्राइव को ज्वाइन करें और मुंबई में आके ये वैक्सीन लगवाएं। उसका टिकट ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। नहीं, आपने कहा ना कि भाई उसके लिए आप कांटेक्ट करें, तो आपके बारे में जो मैं गूगल जब कर रहा था तो कई लोगों को यही सवाल था कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, कहाँ कांटेक्ट करें, किस प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करें कि आप तक पहुंच पाएं, क्योंकि आपकी जो रील्स हैं इतनी वायरल हुई हैं कि अब कई सारे ऐसे लोगों के मन में सवाल आ गया है, हिम्मत आ गई है पूछने की, एक इंसान मिल गया है यार ये मुझे मेरे तरीके से समझा सकता है, बट कांटेक्ट कैसे करें वो नहीं समझ पाता है। कांटेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। मेरा इंटरनेट पे नाम है डॉक्टर क्यूट्रिस, तो आप मुझे ईमेल कर दें drqtris@gmail.com। यहाँ पे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अगर आप वैक्सीन ड्राइव ज्वाइन करना चाहें, अगर आपको आपके शरीर के बारे में सवाल हैं, पीरियड्स के बारे में सवाल हैं, तो ये सब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली में अभी शिफ्ट हुई हूँ और मैं यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर हूँ, तो मैं अभी पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं ले सकती हूँ, बट मैं क्वेश्चन जरूर आंसर कर सकती हूँ। ये आपने एक अच्छी बात यहाँ की, आप एक ट्रेनी डॉक्टर हैं, क्योंकि एक सवाल मैं और देख रहा था जो गूगल में आया था कि इज शी अ रियल डॉक्टर, क्योंकि लोगों को लगा कि ये इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये यूट्यूबर हैं, क्या है। तो सवाल जब आया शी अ रियल डॉक्टर, डिग्रियां वहां पर वेरीफाइड थी। डिग्रियां मेरी मेंशन है, मैंने मेडिसिन कर रखी है, मैं अपना सेकंड मास्टर्स करने यहाँ पे आई हूँ। अभी तक मैं फर्टिलिटी मेडिसिन में काम करती थी। तो जैसे किसी को अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो हम सुनते हैं IVF कराया है, ये सारे प्रोसीजर्स की मैं डॉक्टर थी और अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन रही हूँ। तो अब मेरे दूसरा मास्टर्स ऐड हो जाएगा, उसकी मैं ट्रेनी हूँ अभी। और ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट आया, ये मेरे ख्याल से 2020 से शुरुआत होती है। 2020 से एग्जैक्टली। डॉक्टर तन्या टर्न्स इनटू डॉक्टर क्यूट्रिस। यस, ये नाम कहीं देखा सोशल मीडिया पे आपने या कुछ था माइंड में? मुझे ना ये स्टफ टॉय बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसके नाम के पीछे। हम कभी भी यूट्रस के बारे में सुनते हैं तो हम ऐसे सुनते हैं कि यूट्रस को डिटॉक्सिफाई करना है, गंदा खून है और मतलब गंदगी जमा हो गई है, जबकि यूट्रस बिल्कुल भी गंदा ऑर्गन नहीं है। मेरे हिसाब से मैं सारे कार्डियोलॉजिस्ट और सारे न्यूरोलॉजिस्ट को चैलेंज करने को तैयार हूँ। यूट्रस हमारी शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेरे हिसाब से, बिकॉज हम सबका पहला घर वही है। आप चाहे IVF से पैदा हुए हो, आप चाहे कैसे भी पैदा हुए हो, हम सबका पहला घर यूट्रस होता है और हमारे दिमाग में हमारे पहले घर की बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं। एक्सेप्ट इस पहले घर को कोई वो इज्जत नहीं देता है। तो मुझे लगता था ऐसे यूट्रस को ना एक नए PR कैंपेन की जरूरत है। बड़ा क्यूट सा ऑर्गन होता है। जब आप प्रेग्नेंट नहीं होता है आपका यूट्रस इतना बड़ा सा होता है, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो एक संतरे के साइज से एक तरबूज के साइज का हो जाता है। तो मतलब इतना मिराकुलस ऑर्गन है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी रेंज है उसमें कि मुझे लगा कि यूट्रस तो बड़ा क्यूट होता है। तो आपने जो एक गंदे खून की बात कही, तो इस बारे में बात ये भी आती है कि जब पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, उस वक्त कहा जाता है कि आप बड़ी इम्प्योर हैं, अभी आप मंदिर नहीं जा सकते, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। ये भी अपने आप में क्या मिथ है कि वो इम्प्योर हैं उस वक्त? 100% मिथ है। पीरियड का खून और अगर मैं अपना हाथ काटूं और यहाँ से जो खून निकलेगा उसमें अंतर सिर्फ इतना ये है कि पीरियड के खून में कुछ वेजाइनल सेल्स और आ जाएंगे क्योंकि वो उस एरिया से निकल रहा है, और थोड़े से केमिकल्स निकल जाएंगे जो आपके पीरियड के ब्लड को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। उसमें और कुछ अनोखा नहीं डिफरेंट होने वाला है। थोड़े से सेल्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से हाथ काटूंगी जो खून निकलेगा उसमें थोड़े स्किन सेल्स निकलेंगे। तो जिस सोर्स से आ रहा है उतना ही अंतर है। पीरियड का खून बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ गंदगी नहीं निकलती है। बेसिकली वो एक साइन होता है कि आपका यूट्रस जो है एक दादी अम्मा है, उसको हमेशा चाहिए आप प्रेग्नेंट रहे, वो हमेशा तो खुशखबरी कब दे रहे हो। तो वो एक प्रेगनेंसी के लिए तैयार और उत्सुक हमेशा बैठा रहता है, और जब वो प्रेगनेंसी नहीं आता है तो आपका यूट्रस खून के आंसू होता है। ऐसा अगर आप याद रख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पीरियड होता क्यों है।
प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करने के लिए, प्रेगनेंसी को पोषण देने के लिए आपका यूट्रस अंदर जो है ना अपनी स्किन को मोटा कर लेता है, जो अंदर की स्किन होती है। और जब प्रेगनेंसी नहीं आती है तो स्किन का कोई मतलब नहीं, उसको फेंक देता है। नहीं, मुझे लगता है किसी स्कूल को भी आपसे कांटेक्ट करना चाहिए कि 8th और 9th क्लास की जो वहाँ पर क्लासेस हैं वो आप आकर प्लीज लें। मैं काफी क्योंकि जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता था ना स्कूल में, वो जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कई बार ऐसा होता था टीचर नहीं आया, स्किप कर दिया गया। हम क्या है जब नई बुक लेकर आते हैं अप्रैल सेशन में तो उसी चैप्टर को देख रहे हैं कि भैया कोई तो इस बारे में बताएगा, बट एजुकेशन नहीं मिल पाई। ये बात एक बहुत सीरियस टॉपिक है इंडिया में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं हो पाया डिस्कशन। आज की जनरेशन को मिल रही नहीं मिल रही है, मैं पूरी तरीके से अवेयर नहीं हूँ, लेकिन हमें नहीं मिल पाया था। एंड अक्सर जब मैं ऐसे स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ कैंपेन्स, वर्कशॉप्स करती हूँ तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि बच्चों से ज़्यादा ना पेरेंट्स के दिमाग में सवाल होते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन को कुछ सवाल तो छोड़िए, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली इन चीज़ों के बारे में बात करने की। तो मैं बच्चों को जाके क्या सिखाऊंगी, उनके पेरेंट्स की ही फंस जाते हैं कि हम इनके क्वेश्चंस कैसे आंसर करें। तो इस पर मैंने एक बुक भी लिखी हुई है, मेरी बुक हिंदी में भी आई है, हिंदी में आ रही है, मराठी में भी आई है, पंजाबी में भी आई है, बिकॉज इतना कॉमन क्वेश्चन है ये और इतना सिंपल आंसर है इसके, पर उस पर हमने इतना बड़ा टोकरा रख रखा है ना शर्म का कि वो दब जाते हैं सवाल नीचे। एजुकेशन फिर कहाँ से ले रहे हैं बच्चे? क्या वो कौन से एजुकेशन ले रहे हैं? खुद से देख रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं? भाई कोई सिखाने के लिए नहीं है। वो जो टीचर आता है क्लास में वो भी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि भाई शायद ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ा के चले गए, अगले चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो एजुकेटर वो पौर नहीं, आपको भी लगता है? मेरा हमेशा डायलॉग ये रहता है कि पॉन से अपना सेक्स एजुकेशन लेना उसी के बराबर है कि आप रोहित शेट्टी फिल्म से अपना फिजिक्स सीख रहे हैं। वो ना, दोनों में से कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, दोनों में से कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं दोनों चीज़ें, बट वहाँ से आपको साइंस नहीं सीखने मिलेगी। तो अगर आपको अपने शरीर के बारे में जानना है, अगर आपको अपनी बायोलॉजी जाननी है, तो बहुत सारे ऐसे आजकल थैंक्स टू द इंटरनेट पोर्टल्स आ गए हैं। मेरा अकाउंट है, मेरे जैसे और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बॉडी लिटरेसी के कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं कि आप अपनी बॉडी के बारे में लिटरेट हो जाएं, आप समझें कि आपके ऑर्गन्स क्यों हैं, क्या करते हैं। एंड पॉर्न से ये सब सीखने की जगह, एंटरटेनमेंट से ये सब सीखने की जगह एक्चुअली साइंस से सीखें। जिस तरह का आपको अंदाज पसंद है, जैसे मैं तो बहुत ही मतलब क्यूट टाइप के ऑर्गन्स और फनी तरह से बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको सीरियस चाहिए तो वैसे भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो इंटरनेट का फ़ायदा बहुत है एंड हम बस उसको थोड़ा सा यूज़ करना सीख जाएं तो आपको जिस अंदाज में चाहिए आप अपने बारे में सीख सकते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री मुझे लगता है कि सेक्स को बड़ा ग्लैमराइज कर दिया गया है, जो एक रियलिटी है, एक बॉडी नीड आप उसे कहेंगे? आपके हिसाब से वो बॉडी नीड है या फिर एक बहुत फैंटेसी वर्ल्ड है? जैसे खाना होता है, आप रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, आप हफ्ते में एक बार बाहर का खाना खा सकते हैं, बाकी समय आपको दाल चावल ही मतलब मन ही करेगा वही जाके खाने का। तो मेरे ख्याल से पॉर्न को भी अगर हम उस तरह से देखें कि वो एक एंटरटेनमेंट है, वो एक इंडल्जेंस है जो कभी कभी ठीक है कर ली, देख लिया, व्हाटएवर, बट अगर आप उसको अपने रूटीन से रिप्लेस करना चाहेंगे तो पहली चीज़ घर की मुर्गी दाल बराबर और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में गलत आइडियाज़ आएंगे। तो आई डोंट थिंक पॉर्न इज़ अ ग्रेट थिंग टू कंज्यूम एनीवे। हमें बहुत गलत शरीर के बारे में तो आइडियाज़ आते ही आते हैं, औरतों की तरफ बर्ताव के आइडियाज़ भी बहुत गलत आते हैं, बहुत खराब तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, वायलेंस बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक टाइप की बॉडीज़ ग्लैमराइज करी जाती हैं जैसी नॉर्मल बॉडीज़ नहीं होती हैं। एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट हम जिस तरह का पॉर्न कंज्यूम करते हैं वो हमेशा वाइट लोगों पे होता है। हमारी इंडियन बॉडीज़ होती ही नहीं है वो, जो हमारे जिस तरह के हमारे शरीर दिखते हैं, जो हमारे पिगमेंटेशन होते हैं, जो हमारा हेयर होता है, वो सब तो इनमें दिखता ही नहीं है, तो बड़ा डिजिटली एनहांस्ड होता है। तो लोग अपने शरीर में इनएडिक्वेट फील करने लगते हैं, अपने शरीर को गलत समझने लगते हैं। तो ठीक है, कभी कभी सिनेमा में जाके फिल्म देख लेते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रोज जाके सिनेमा हॉल में बैठे रहेंगे। देखिए, आपने गलत की बात की तो फिर अब दिमाग में आ जाता है कि भाई जो हमारे समझाया गया है बचपन से कि भाई मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है, बड़ी गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, ये करोगे। मुझे एक किताब याद आती है, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पंचामृत करके एक किताब थी, मुझे ऑथर का नाम भी याद आता है। 7th या 8th क्लास में वो किताब मेरे हाथ लगी, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि मास्टरबेशन करोगे तो आप अगले जन्म में कीड़ा बन जाओगे। अरे बाप रे। हाँ, ये बात लिखी गई थी कि आप कीड़ा बन जाएंगे, इस तरह की बातें वहाँ पे कही गई थी। फिर मन में वही सवाल आता है कि भाई क्या ये भी एक बॉडी नीड है कि हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ? 30 साल आते आते हम खत्म हो जाएंगे अगर हम अर्ली एज में मास्टरबेशन शुरू कर देंगे। ये सारे भी मिथ्स हैं एक तरीके से, आप कहेंगे? मेरा ये सवाल है कि अगर मास्टरबेशन इतनी बुरी बात है तो सेक्स इतनी बुरी बात क्यों नहीं है? हमें मतलब एसेंशियली सेम ही प्रोसेस हो रही है दोनों में, पर हमें ये बताया जाता है मास्टरबेशन बहुत बुरी चीज़ है, पर सेक्स बुरी चीज़ नहीं सिखाई जाती है। साइंस क्या कहता है? मैं साइंस की तरफ से आती हूँ, मैं वहीं की बात जानती हूँ। आपकी व्यक्तिगत निर्णय है कि आप उस साइंस का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। साइंस हमें बताता है मास्टरबेशन एक नॉर्मल बॉडीली
डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। अगर आपको लगता है कि आपको उसकी वजह से आपके दिमाग में अपने लिए गलत ख्याल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू डू इट। बट ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ है, कोई हार्मफुल चीज़ है। मास्टरबेशन के कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिवली करेंगे तो नुकसान करेगी। अगर आप जाके बहुत देर नाचने लगे ना, आप 24 घंटे नाचने लगे तो आपको नुकसान करेगा वो। वही बात होती है, ना कोई 24 घंटा मास्टरबेट करता है, ना कोई 24 घंटा नाचता है। उस तरह से अगर आप इसको समझें, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। हमने उसको इतना ज़्यादा आई सपोज टैबू में बेरी कर दिया है कि लोग उससे घबराने लगे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम कभी मास्टरबेट नहीं करेंगे और उनको नाइट फॉल हो जाता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सीमन के लिए यही होता है, सीमन को बाहर निकलना है, चाहे आप खुद से निकालें चाहे वो अपने आप नाइटफॉल के थ्रू निकल जाए। तो जब ये होता है तो अक्सर मैंने यंग लोगों से बात करते हुए देखा है कि वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं फेल कर गया, कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। ऐसा नहीं है। आपकी अगर नाक बहने वाली है तो आपकी नाक बहेगी, आप उसको चाहे छनक के बहाएं कि वो टपक के बह जाए। और सीमन भी ऐसे ही होता है, उसको बाहर आना है, वो आएगा। आप चाहे मास्टरबेट करके निकाले, चाहे सेक्स करके निकाले, या चाहे वो नाइटफॉल में निकल जाए। दैट डज नॉट मीन इट्स अ पर्सनल फेलियर। तो आपके लिए वंस इन अ व्हाइल करना है, वंस इन अ डे करना है, क्या होता है? इट्स अ पर्सनल डिसीजन। जितना आपके लिए नॉर्मल हो, वेयर इट्स नॉट इंटरफियरिंग विद योर रेगुलर लाइफ। नहीं, वो क्या लिमिट है जब वो हार्मफुल है, आप कह रही हैं? हर किसी की लिमिट अलग होती है। कोई अगर एक हफ्ते में भी मास्टरबेट करता है और फिर वो उसके डिप्रेशन में फंसा रह जाए कि हारा मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करूं, और वो स्कूल नहीं जा पा रहा है स्ट्रेस में, या कॉलेज नहीं जा पा रहा है स्ट्रेस में, या काम करने नहीं जा पा रहा है स्ट्रेस में, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा है। पर किसी आदमी के लिए जिसने दिन में एक बार कर लिया, उसको तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, देन इट्स फाइन। उसकी नॉर्मल लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहा है, देन इट्स फाइन। आपको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन छिल नहीं जानी चाहिए कि आप इतना मास्टरबेट कर रहे हैं। आपको आइडिया ऑफ, काफ़ी लोगों के लिए मास्टरबेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सेक्स नहीं एंजॉय कर पाते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन ही यही होता है कि मैं मास्टरबेट करके ही ऑर्गेज़म कर पाऊंगा। इतना अगर आपकी वो लेवल ऑफ डिपेंडेंस ना सेट होए, देन योर नॉर्मल इज़ योर नॉर्मल। ऐसा कोई सेट नंबर नहीं होता है कि इतना करना चाहिए या इतना करने पे ख़राब होता है। एक और बात मैंने देखी सोशल मीडिया में कही जाती है कि जो ऑर्गेज़म एक वर्ड यूज़ किया गया कि फीमेल के लिए, कि मतलब वो ऐसा है कि साहब उसकी लिमिट नहीं है, वो इस पॉइंट पर आता है कि मेल वहां तक नहीं पहुंच पाते, तमाम बातें कही गई। इसमें भी मतलब सच्चाई है कि फीमेल ऑर्गेज़म मतलब क्या है, इसको क्यों इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी गई? ये फालतू का हुआ बना रखा है, इतना ऐसे कुछ नहीं होता है। मेल ऑर्गेज़म फीमेल ऑर्गेज़म में न्यूरोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली कोई अंतर नहीं होता है, दैट इज द सेम थिंग। बस ये है कि औरतों का ऑर्गेज़म आने में टाइम लगता है फॉर 2 रीजंस। फर्स्टली थोड़ा औरतों को वार्म अप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे प्ले करते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कि हम अक्सर जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है फीमेल्स का, हम उसको वजाइना अज्यूम करते हैं। वजाइना भी होता है बट क्लिटरिस भी होता है, एंड हम क्लिटरिस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, दिस इज़ वेयर वी फेल। अगर किसी के गाल पे खुजली हो रही हो और आप उसकी पीठ खुजाते रहें, तो उसको ये तो नहीं लगेगा वो जो खुजली करके सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उसको कभी नहीं मिलने वाला है। द सेम थिंग एज वजाइना अकेले के स्टिमुलेशन से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो क्लिटरिस से आएगा, क्योंकि पीनस का फीमेल वर्जन वजाइना नहीं होता है, क्लिटरिस होता है। जो सेम टिश्यू अगर आप क्लिटरिस को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन दे तो वो बड़ा होकर पीनस बन जाता है लिटरली। जब बेबीज होते हैं वो सेम ऑर्गन्स होते हैं। हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में अगर वो टेस्टोस्टेरोन इतना नहीं रहा तो वो क्लिटरिस रहेगा, टेस्टोस्टेरोन दे दिया तो वो पीनस बन जाएगा। तो उस टिश्यू पे अगर हम फोकस करें तो इतना मिस्ट्री नहीं रहती है ऑर्गेज़म। जी स्पॉट वगैरह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेनिट्रेशन प्लेजरेबल बिल्कुल होता है, बट ऑर्गेज़म्स औरतों के लिए 90% ऑफ द टाइम क्लिटरिस से आते हैं। आपको नहीं लगता मैम, जब सेक्स की हम बात करते हैं तो उसमें फिर रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया हो जाता है? 2 अलग अलग क्षेत्र हम जो हिंदुस्तान और इंडिया की जो अलग अलग बातें करते हैं। हम यहाँ NCR में बैठकर सेक्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सुनने वाले व्यूअरशिप भी हैं। गांव में जब बात होती है तो एक बड़ी कॉमन सा टर्म होता है कि हाँ हमने ये कर लिया, ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। आप भी मिलती होंगी बड़े सारे रूरल इंडिया के लोगों से, अर्बन इंडिया, क्या डिफरेंस देखती हैं आप जब हम पर्टिकुलर वर्ड सेक्स की बात करते हैं? तो मुझे लगता है रूरल इंडिया में ये कॉन्वर्सेशन मेरे एक्सपीरियंस में इतना नहीं पहुंचा है। लोग बात ज़रूर करना चाहते हैं। मेरी मेनली ऑडियंस यूट्यूब पे जिसमें मैं हिंदी में कंटेंट बनाती हूँ एक्चुअली छोटे शहरों से आती है, बड़े शहरों से कम आती है। तो वो अपने फ़ोन भर के दायरे में ही इस बारे में बात कर सकते हैं। इससे बाहर निकल के उनके लिए एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है ही नहीं है। एंड औरतों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो डिफरेंस बहुत है, डेफिनेटली है, पर
इंटरनेट मेरे ख्याल से इस एक्सेस को बहुत डेमोक्रेटाइज कर रहा है, ईज कर दे रहा है इस कॉन्वर्सेशन को, एंड वो अनोनिमिटी जो है ना कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है अपने क्वेश्चंस और अपने क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए। आई थिंक उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। ओके, तो मतलब आप कह रही हैं कि शहरों में तो बात पहुंच गई काफ़ी हद तक, शायद अभी गांव तक नहीं पहुंची। हर जगह नहीं पहुंची है। अच्छा, शहरों में भी नहीं पहुंची है, गांव में भी नहीं पहुंची है, और गांव में बहुत पहुंच गई है, शहरों में भी बहुत पहुंच गई है। हम एक साथ बहुत सारे इंडियाज में रहते हैं, मुझे लगता है। ओके, बहुत सारी रियलिटीज इंडिया में एक साथ हैपनिंग एट द सेम टाइम। ओके, 2 और सवाल हैं, चूंकि देखिए अब यहाँ पर समय हमारे पास कम है, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आना शुरू हो गया है। एक सवाल अभी हमारे साथी जो लिफ्ट में आप मिले थे वो मेरे से कह रहे थे कि आप यार पूछना जरूर, वो क्लिप में कई बार देख चुका हूँ, वो दही वाली जो बात कही थी मैम ने कि दही के जो बैक्टीरिया होते हैं वजाइना में वही बैक्टीरिया होते हैं। उन्होंने एक अच्छी बात कही, कह रहे हैं मैंने उसमें जब कमेंट देखा तो किसी ने दादी माँ की भी बात कही थी कि दादी माँ भी यही कहती थी। तो मतलब क्या है ये कॉन्सेप्ट? मेरे को पता नहीं ये बात इतनी वायरल क्यों हो गई, बहुत नॉर्मल सी बात है। जो वजाइना होता है उसका मेरा कॉन्सेप्ट मेनली ये समझाने का था, सोप जो होता है, साबुन जो होता है, हमने पीएच में पढ़ा होता है, एक एसिडिक चीज होती है, एक बेसिक चीज होती है। साबुन बेसिक होता है, इसका ऑपोजिट होता है एसिडिक। तो अगर आप एसिडिक जगह पे बेसिक चीज डालेंगे तो पीएच गड़बड़ हो जाएगा। वजाइना का पीएच बहुत स्पेसिफिक होता है, वजाइना का पीएच एसिडिक होता है, और वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जो दही में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वही सेम बैक्टीरिया वजाइना में भी बहुत भारी मात्रा में होता है, एंड यही वजाइना का पीएच जो है लो रखते हैं। तो अगर आप वहाँ पे साबुन डाल देंगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, एसिडिक पीएच खराब हो जाएगा, बेसिक पीएच हो जाएगा, वजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आई एम ग्लैड ये बात इतनी वायरल हुई। अगर इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को पता चल गया कि वजाइना में साबुन नहीं डालना है। ओके, ठीक है, तो एक मिथ क्लियर हुआ यहाँ पर। आई होप सो जी। लेकिन आखिरी में अगर आपसे हम पूछें कि मतलब सबसे बड़े 4-5 अगर मिथ आपने सुने हो, कोई किसी ने डीएम किया हो, किसी ने किया हो, कि कौन हो, अगर हम उंगली पे काउंट करें तो 4-5 मिथ आप जो बताएं जो कि नहीं है रियलिटी, हम मन में बरसों से बनाकर बैठे हैं। जो मैं 5 साल से कंटेंट बना रही हूँ, एंड आई थिंक 5 साल में मैंने सबसे ज़्यादा जो सवाल फेस किए हैं वो एक तो ये है कि पीनस या ब्रेस्ट का साइज कैसे बदलना है, इस तेल से, इस लोशन से, इस घुट्टी से, मालिश से बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलता है। आप जिस साइज के साथ पैदा हुए हैं, जो आपकी जेनेटिक्स में है, जो आपकी ग्रोथ में है, जो आपके न्यूट्रिशन में है, आपको वही मिलेगा। बट साइज आल्सो हेल्प्स, आप कह रही हैं? साइज डजंट मैटर। वही बात आ गई क्लिटोरिस वाली कि अगर आप इतनी बड़ी डंडी से पीठ खुजाएं, छोटी डंडी से पीठ खुजाएं, खुजाना गाल को है। ओके, तो इट्स इमटेरियल। ठीक है। एंड नंबर 2 आया, सो गोइंग बैक टू द फर्स्ट वन, ये सब पैसे का वेस्टेज होते हैं। साइज डजंट मैटर, एंड किसी भी पिल, क्रीम, लोशन से आपका साइज बदलने नहीं वाला है, चाहे वो पेनिस का हो, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, चाहे वो मालिश का हो। जो रेलवे के डब्बों में जो इश्तिहार लिखे होते हैं कि भाई ये वाला तेल लगाएं, ऐसा करना है, वो सब एक मार्केटिंग टेक्निक जो दीवारों के साइड पे लिखे रहते हैं, जब हाईवे पे होते हैं, वो सब बकवास है। दूसरी बात, लोग इस बात से बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि पीरियड्स का, कि हम पीरियड्स का खून इम्प्योर होता है या ऐसा कुछ होता है। पीरियड्स का खून बिल्कुल इम्प्योर नहीं होता है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तीसरी बहुत कॉमन मिथ होती है कि लोग इससे बहुत घबराते हैं कि जो अलग अलग मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आजकल आ गए हैं, चाहे वो पैड भी क्यों ना हो, लोग पैड से भी डरते हैं, लोग टैम्पॉन से भी डरते हैं, मेंस्ट्रुअल कप से भी डरते हैं। ये सारे सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वेल टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट के साथ, पीरियड प्रोडक्ट के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ को 8 घंटे से ऊपर नहीं यूज़ कर रहे हैं। 8 घंटे भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 6 घंटे से ऊपर नहीं यूज़ करना है। चाहे पैड, टैम्पॉन जो भी है, फुली सोक नहीं भी हुआ हो, यू हैव टू चेंज इट विद इन 6 आवर्स। मेंस्ट्रुअल कप इकलौता है जिसको आप 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। चौथा मिथ आता है वर्जिनिटी को लेकर के। वर्जिनिटी एक सोशल आइडिया होता है, ये एक मेडिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम साइंस में वर्जिन प्लास्टिक होता है और नारियल का तेल होता है और ऑलिव ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके अलावा मतलब मेडिकली इन द ह्यूमन बॉडी वर्जिनिटी का कोई एज सच कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो हाइमन होता है उसमें बहुत कम ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसके फटने पे टेक्निकली इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है, वो एक्चुअली वजाइनल इंजरी से ब्लीडिंग होती है। और आपका वजाइना बहुत एक्सपेंसिव होता है, वजाइना एक्सपैंड करता है सेक्शुअल अराउजल पे, तो अगर वो एक्सपैंड कर रहा है मतलब आप टर्न्ड ऑन हैं और वो ज़रूरी है। वो एक्सपैंड करेगा तो हाइमन भी एक्सपैंड करेगा और इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी। ब्लीडिंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, और वर्जिनिटी एक आइडिया है, इट्स नॉट अ मेडिकल थिंग। और पांचवी चीज़ होगी कि जो जेनिटल्स होते हैं ना, वो लोग बहुत उसका रंग बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नींबू लगा लें, चाहे वो ब्लीच लगा लें, चाहे वो एक्सपेंसिव क्रीम्स आती हैं मार्केट में कि वजाइनल टाइटनिंग लोशन या वजाइनल वाइटनिंग लोशन या पीनस वाइटनिंग लोशन। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहली चीज़ एक तो ये काम नहीं करेंगी, दूसरी चीज़ ये आपको केमिकल रिएक्शन करके और भी कालापन कर सकती हैं। और तीसरी चीज़, इट इज़ नॉर्मल कि हमारे इंडियन स्किन टोन्स में इन एरियाज़ का कलर डार्क हो, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जब हम प्यूबर्टी पे आते हैं, जब हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होता है, तो इन एरियाज़ में जो पिगमेंट के सेल्स होते हैं ना, जिन्हें मेलेनिन बोलते हैं,
वो ज़्यादा होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं उस समय, तो इनका कलर बढ़ जाता है। तो इट्स जस्ट अ साइन ऑफ बिकमिंग सेक्सुअली मैच्योर। अगर आप चाहते हैं कि आपके जेनिटल्स एक बच्चे जैसे दिखें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आइडियोलॉजीज इसमें मैं घुसने नहीं वाली हूँ, बट इट इज़ नॉर्मल फॉर योर जेनिटल्स टू बी डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, एंड क्रीम्स पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, थर्ड जो पॉइंट था उस पर मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। एक डिबेट मैंने ये भी देखी, पैड्स वर्सेस कप की बात जो कही जाती है कि विच इज सेफ, पैड ज़्यादा सेफ है या कप? सेफ दोनों है अगर आपने सेफली यूज़ किए हैं। ओके, ये वही हो गया कि मारुति ऑल्टो ज़्यादा सेफ है या, एक्चुअली मुझे कोई गाड़ी का नाम नहीं पता है, मैं गलत एग्जांपल दे रही हूँ, चाय ज़्यादा सेफ है या कॉफ़ी ज़्यादा सेफ है, दोनों। अगर आप बहुत ज़्यादा गरम गरम चाय पियेंगे तो आप उससे भी जल सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गरम गरम कॉफ़ी पियेंगे तो आप उससे भी जल सकते हैं। दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं करना है टाइप्स? ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में यहाँ मॉइस्चर बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है, लोगों को पैड से रैशेस हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है, जलन होती है, चलने में दिक्कत होती है, बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर ये सब इशू से फेस कर रहे हैं आप तो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं फेस कर रहे हैं तो पैड यूज़ करो, ना करो, जो मना है। वी लिव इन अ टाइम जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, तो उस बात का फ़ायदा उठाओ। क्या बात है भाई, इतनी सिंप्लीफिकेशन के साथ ये सारे टॉपिक जो किसी ने बताए भैया, धन्य है भाई, आपने बड़े सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों को बताया। एंड ऑल द बेस्ट आपकी जो ड्राइव है वैक्सीनेशन उसके लिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी एक लंबी फेरिस्त लेकर बैठेंगे भाई कि ये चीज़ें अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं, वक्त की आज कमी। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कन्वर्सेशन जो हुई है आज काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे लगता है कि भाई जो कन्वर्सेशन आपको नहीं मिल रही थी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी हैप्पी होकर जाएंगे, यहाँ तो आप सेटिस्फाई होकर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कन्वर्सेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर क्यूट्रेस, आप हमारे साथ आई। अगला पॉडकास्ट भी हम जरूर करेंगे इस पर। बिल्कुल, डन। ओके, थैंक यू, डन।